नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। दिल्ली में लोकसभा की बैठक कल तक स्थगित कर दी गई है और इसे अब 2 दिसंबर की सुबह 11 बजे फिर से आयोजित किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और ऐसे में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। एसआईआर को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच जोरदार बहस हुई, जिस कारण लोकसभा की कार्रवाई रोकनी पड़ी। दूसरे और राज्यसभा में सत्र की शुरुआत सभापति के स्वागत के साथ हुआ, जिन्होंने सभी दलों से अपील की कि वो सार्थक चर्चा करें और जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित रखें। और इस सत्र में सरकार का मुख्य लक्ष्य 14 महत्वपूर्ण विधेयक को पास कराना है, जिसमें दिवाला कानून और साथ ही बीमा कानून है और कॉरपोरेट कानून जैसे कई अहम कानून बनाने को लेकर यहां पर अधिवेशन किया जा रहा है। और ऐसे में सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को चुनौती दी है, जिससे माहौल पूरी तरह से गर्मा गया और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में धान की खरीद और किसान तक उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की और बैठक में उन्होंने फसल की खरीद प्रक्रिया की गति, भंडारा व्यवस्था और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर चर्चा भी की है। साथ ही खाद और उर्वरक की पर्याप्त मात्रा, किसानों तक पहुंचने की तरीके और किसी भी तरह की कमी या फिर व्यवधान को दूर करने के उपाय पर चर्चा विमर्श किया है। बैठक का उद्देश्य फसल खरीदी और कृषि इनपुट की आपूर्ति को सुचारू और समयबद्ध बनाना था। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर चुनौती की सुनवाई हुई और ऐसे में पश्चिम बंगाल की एसआईआर याचिका आज कोर्ट में हुई। इसके साथ ही 9 दिसंबर को होगी चर्चा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश से आए उत्पीड़न हिंदू, जैन, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को एसआईआर शामिल में करने की याचिका दी है और ऐसे में केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया गया है। और ये याचिका एनजीओ के आत्मदीप ने दाखिल की है और इस मामले में याचिकाकर्ता का आरोप है कि उन्होंने 2014 से पहले नागरिकता के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में कहा गया है कि चूंकि वो बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर चुके हैं, इसीलिए उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। सीनियर एडवोकेट करुण नंदी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता मुख्यतः हिंदू है, लेकिन बौद्ध और ईसाई भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हम 2014 से पहले आए, इसीलिए सीएए के आरक्षण नहीं मिला। हमें वासुदेव जजमेंट में जो दिया गया है वही अंतरिम रूप से एसआईआर में लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को अन्य समान मामलों के साथ 9 दिसंबर को सूचीबद्ध किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो हमेशा उत्तराखंड को याद रखते हैं और राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं, जिनकी वजह से चारधाम यात्रा में तेजी आई है और विभिन्न सुविधाओं का विस्तार हुआ है और इन पहलों से राज्य के पर्यटक क्षेत्रों को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आने वाले साल में उत्तराखंड में पर्यटन को और अधिक विकसित करने के लिए तेजी से काम किया जाएगा। धामी ने दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे के ट्रायल रन का जिक्र करते हुए कहा कि ये सड़क पर्यटन और श्रद्धालुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके बनने से यात्रियों का समय कम लगेगा और श्रद्धालुओं को सुविधाजनक और तेज मार्ग मिलेगा, जिससे पर्यटकों को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनका, कि हर एक अवसर पर वो उत्तराखंड का स्मरण करते हैं और उत्तराखंड को पूरे देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया है। उन्होंने जहां प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए, चारधाम ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई हैं। हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का मास्टर प्लान और नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का काम भी प्रारंभ होने वाला है। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का काम हो या हवाई सेवाओं का विस्तार हो या इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं हों, चाहे वो एम्स का हमारा ऋषिकेश का संचालन हो या एम्स का सैटेलाइट सेंटर किच्छा में बनना हो, बहुत तेज गति से उस पर काम हो रहा है। इसके साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ आने वालों की संख्या
बहुत कम हो गई थी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि सम्मान कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखना जरूरी है और इस पर उसी के अनुसार चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अब चर्चा शुरू कर दें तो बाकी सभी विषयों पर भी उलझे तो ये व्यर्थ होगा। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि विपक्ष ने उनके खिलाफ न केवल एक बल्कि 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और इसके बावजूद विपक्ष के नेता सम्मानजनक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में हारे हुए को विपक्ष की चोट पहुंची है, लेकिन इस तरह की तकलीफ और दर्द को किसी डॉक्टर के साथ साझा करना ज्यादा उचित होगा और समय आने पर उन्हें विशेषज्ञों से सलाह भी लेनी चाहिए। आपका फेलिसिटेशन करने का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की हम गरिमा भी बनाए रखें और उसके अनुसार ही अगर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन जिस बात की चर्चा बीच में हमारे बहुत ही सम्मानीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बात लाई, उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे फेयरवेल के विषय पर और बाकी सारे विषय पर, तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है और वह समय प्रासंगिक भी नहीं है। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चीयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ 1 नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। तो ये चर्चाएं, जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टेकल। आपका फेलिसिटेशन। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा नए स्पीकर के लिए नामांकन दाखिल और ऐसे में बीजेपी के डॉक्टर प्रेम कुमार ने सोमवार को किया नामांकन और 18वीं विधानसभा में स्पीकर बनने की संभावना बढ़ी और निर्विरोध चयन की जताई जा रही है उम्मीद। और ऐसे में बीजेपी वरिष्ठ नेताओं ने इसे लगभग तय माना है और आगामी दिनों में भी हो सकती है औपचारिक घोषणा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी महाराष्ट्र में नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव को लेकर संजय राउत ने चुनाव में पैसे के अत्यधिक इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में धन का प्रवाह पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसके सबसे बड़ा लाभ सत्ता पक्ष उठा रहा है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए भारी पैसे का इस्तेमाल कर रही है, जिसे चुनाव आयोग को ध्यान में लाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शिंदे गुट बीजेपी की ही बनाई गई राजनीतिक संरचना है और पैसे की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा है। संजय राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे के करीब 35 विधायक जल्द ही उनके गुट से अलग हो सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि गठबंधन के भीतर असहमति बढ़ गई है, जिसके संकेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान का हालिया बयान से मिला है। राउत के अनुसार इस चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और कई हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा रहे हैं, जो कि सत्ता पक्ष को आपसी प्रतिस्पर्धा और चुनावी दबाव की कोशिश को दर्शाता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि संसद का मुख्य काम जनता और देश के सामने उठाए जाने वाले मुद्दों पर खुलकर चर्चा करना है, लेकिन जब सरकार किसी भी विषय पर बातचीत करने से ही बचती है तो सदन का उद्देश्य पूरी तरह से प्रभावित होता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सरकार को केवल अपने दृष्टिकोण पर अड़ने की बजाय कुछ मामलों में विपक्ष और सांसदों की बातों को स्वीकार करना चाहिए और देश इसमें सहयोग करना चाहिए। उनका ये बयान इस बात को भी उजागर करता है कि वर्तमान में सदन में कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस और समाधान की प्रक्रिया बाधित हो रही है। किसी चीज पे चर्चा नहीं करना चाहती तो कैसे चलेगा सदन? उनको कुछ तो मानना चाहिए ना। एसआईआर पे नहीं तो इलेक्शन रिफॉर्म पे, किसी रिलेटेड इशू पे भी तो कर सकते हैं डिस्कशन। तो जब तक वो डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे चल सकता है सदन? जो प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं कि आपको टिप्स देने की जो बात कर रहे हैं अपोजिशन को, उसका कुछ कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी तो ये भी कह रहे थे कि मौसम का मजा लो। किस मौसम का मजा ले रहे हैं दिल्ली वाले? तो बाहर थोड़ा झांके ना। क्या महाराष्ट्र से एक गंभीर मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि नगर निगम के अस्पताल के
चिकित्सक अधिकारी बाला प्रसाद पर आरोप है कि उन्होंने अस्पताल की एक महिला कर्मचारी को परेशान किया और इस आरोप को लेकर महिला कर्मचारी ने रिश्तेदारों ने अस्पताल में उनके दफ्तर में घुसकर उन्हें पीटा है। ये घटना 6 दिन पहले हुई थी, लेकिन अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की कथित जांच महिला शिकायत निवारण समिति ने शुरू कर दी है और अब पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल की जा रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक भयंकर सड़क हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक ट्रक और कार की भीषण टक्कर हुई है, जिसमें मौके पर ही 5 लोगों की जान चली गई है। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर बताए जा रहे हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद से दुर्घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का नियंत्रण में लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि हादसे का कारण ट्रक को अधिक गति या फिर सड़क पर लापरवाही हो सकती है और ये घटना इलाके में सुरक्षा के सवालों को फिर से उभार रही है और लोगों में भय की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री शुल्क में हुई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया और शुल्क बढ़ोतरी की वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राज्य की बीजेपी सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क में अत्यधिक वृद्धि कर दी है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है और अब लोग जमीन खरीद बिक्री के काम में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना पर्याप्त विचार किए रजिस्ट्री की नई गाइडलाइन लागू कर दी है, जिससे जनता में नाराजगी है। और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान गांधी मैदान के पास कांग्रेस ने जोरदार नारेबाजी की और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला भी फूंका। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग ने जो आज जमीन को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है रजिस्ट्री को लेकर, उसके विरोध में हम लोग आज पुतला दहन किए हैं। हमने आज विष्णुदेव साय जी के पुतला दहन किए हैं। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 23 महीने के कार्यकाल में उनका जो नियम कानून है वो अंग्रेजों से भी बदतर नियम कानून लाए हैं। आज आप देख रहे हैं कि किसानों को जो रजिस्ट्री, अगर कोई किसी को समस्या आ गया है, उसको बेचना है ज़मीन, तो उसमें रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाया गया है। 100 गुना 200 गुना रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाया गया है। जो गाइडलाइन नया गाइडलाइन लाया है उसको पुनः मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको विचार करना चाहिए, कैबिनेट में विचार करना चाहिए और ये नया गाइडलाइन को वापस लेना चाहिए। हम लोग मांग किए हैं। इससे लोगों को काफ़ी नुकसान होगा जी, लोगों को नुकसान हो रहा है। आपका जितने भी खरीदी बिक्री करने वाले व्यापारी हैं उनको भी नुकसान होगा, साथ ही साथ अगर ज़रूरतमंद अपना ज़मीन बेचना चाहते हैं उनको भी भारी नुकसान होगा। सदन में उठाएंगे जी, सदन में तो उठेगा ही। साथ ही साथ आज हमारे पूरे सम्मानित सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज हमने माननीय विष्णुदेव साय जी का पुतला दहन किए हैं। तमिलनाडु में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ टीवीके की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 4 दिसंबर को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने टीवीके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने बताया कि स्कूल शिक्षा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिन्हें बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ बनाया गया है, उन पर लक्ष्य पूरा करने का बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तनाव की वजह से देश भर में बीएलओ के रूप में काम कर रहे 21 लोगों की आत्महत्या की खबर सामने आई है। वकील ने अदालत को ये भी बताया कि यदि बीएलओ निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें आरपी एक्ट की धारा 32 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी जाती है, जिसमें 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है। उनका कहना है कि ये स्थिति कर्मचारियों की मानसिक अवस्था पर बुरा असर डाल रही है और एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर मुद्दा बनी हुई है। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि एसआईआर के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई है। टीवीके का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का उल्लंघन करती है और आरओपीए को धाराओं में भी विपरीत है। याचिका में आरोप है कि एसआईआर बिना किसी ठोस कारण के मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार करने जैसा है, जिससे कि कई दिक्कतें पैदा हो रही। ये प्रक्रिया को डीवीके के साथ डीएमके, सीपीआई के विधेयक और साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में 4 दिसंबर पर इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में हुए पहले वनडे में कई दिलचस्प पल देखने को मिले, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में विराट कोहली ही रहे। 135 रन की शानदार पारी खेलने के बाद उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई। मैच खत्म होने के बाद मैदान के बाहर एक ऐसा मजेदार दृश्य देखने को मिला जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। बाउंड्री के पास खड़े टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच कैमरे ने एक हास्य पल कैद किया है, जब विराट कोहली ने
यशस्वी जायसवाल को देखते ही उनके हेयर स्टाइल पर ध्यान दिया। यशस्वी ने इसी बीच से पार्टिंग वाले लुक भी अपनाया, जो कि सलमान खान की फिल्म तेरे नाम की स्टाइल से मिलता जुलता है। कोहली ने जैसे ही ये हेयर स्टाइल देखा, उन्होंने अचानक लगने लगा कि ये गाना मशहूर डांसर स्टेप की मजेदार नकल करनी शुरू कर दी। तो वहीं मौजूदा खिलाड़ी हंसी नहीं रोक पाए और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनी मैथिली ठाकुर बिहार की सबसे युवा एमएलए है। वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और 1 दिसंबर को मैथिली विधानसभा के पहले शीतकालीन सत्र में शपथ लेने के लिए पहुंची और इस दौरान उनका अंदाज और स्टाइल सबसे हटकर था। उन्होंने स्पेशल साड़ी और खास क्रीम कलर की टोपी पहनी हुई थी, जिसकी चर्चा पटना से दिल्ली तक हो रही है। दरअसल विधायक पद की शपथ लेने पहुंची मैथिली ठाकुर ने पीले रंग की मधुबनी पेंटिंग वाली पीली साड़ी पहन रखी थी। तो वहीं उन्होंने अपने सिर पर मैथिली क्षेत्र की परंपरा की प्रतीक माने जाने वाली पाग भी धारण की थी। जिंदगी का सबसे सोशल मीडिया पर उनकी ड्रेस और टोपी खूब चर्चाओं में बनी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि मैथिली ने विधानसभा में मैथिली भाषा में ही शपथ ली। मैथिली ठाकुर ने विधानसभा पहुंचने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अलीनगर की जनता ने मुझे जिस उम्मीद और भरोसे के साथ चुनाव जितवाया है, आज उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए मैं शपथ ग्रहण करने जा रही हूँ, जिसके बाद उनकी विधायकी बन जाऊंगी और मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने जिस उम्मीद के साथ मुझे चुनकर भेजा है, मैं दोगुना उत्सव से उनकी सेवा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हूँ। 25 साल की उम्र में दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से चुनाव जीतकर मैथिली ठाकुर लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब सिंगर के अलावा राजनेता भी बन चुकी हैं और वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम उम्र में की विधायक बनी है और अलीनगर से विधायक बनी मैथिली इस विधानसभा की सबसे युवा सदस्य है। वो अपने लोकगीतों की वजह से सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में रहती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए दिन रात काम करूंगी और अब छुट्टी शब्द भूल चुकी हूं। हम मैथिली ठाकुर जे विधानसभा के लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पद के हम ग्रहण करब आइली छी ओकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। जय मिथिला, जय बिहार, जय भारत। महाराष्ट्र से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आंचल नाम की एक लड़की के परिवार वालों ने उसके प्रेमी सक्षम की मौत के घाट उतार दिया। लड़के का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने दूसरे धर्म की लड़की के साथ प्रेम किया था। आंचल के घर वाले इस प्रेम के इतने खिलाफ हो गए कि उसके भाई और पिता ने मिलकर लड़के की हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर पहले बेटी के प्रेमी को जमकर पीटा और उसके सिर पर गोली मार दी। इतने में भी मन नहीं भरा तो दोनों ने मिलकर उसका सिर पत्थर से कुचल दिया। सक्षम की हत्या इतनी निर्मम थी कि पुलिस भी घटनास्थल पर हैरान रह गई। लड़के की हत्या की जानकारी होने पर आंचल उसके घर गई और प्रेमी की शव के साथ शादी कर ली। आंचल ने कहा कि हमारा प्यार जीत गया, सक्षम की मौत हो गई लेकिन मेरे पिता और भाई हार गए। इसके साथ ही उसने सक्षम के हत्यारों के लिए सजाए मौत की भी मांग की है। आंचल ने कहा है कि उसने मौत के बाद भी सक्षम से शादी इसीलिए रचाई क्योंकि आज भी उनका प्यार जिंदा है। पुलिस ने बताया कि आंचल के भाई और साथ ही पिता जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ऐसे में आगे की कार्रवाई अब जारी है। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे मम्मी पापा तुम्हारे? वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए। धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। हम 3 साल। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।